हे सोलमेट्स, तो कैसे हो? तो आप सभी की डिमांड पर आ गया है कंपनी लॉ का यूनिट 1। तो आज हम इसको करने वाले हैं कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी एक होती है वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट किया जाता है। ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन होता है। लाइक जिसने कंपनी को बनाया, अगर वो मर भी जाता है तो भी कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी को बनाया है लॉ ने, और लॉ ही मार सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। तो यार जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आएगी, और उससे पहले जो एक्ट था उसके अंडर आ रही है, तो वो सारी कंपनीज आती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो कंपनी क्या है? एक सेपरेट पर्सन है। लाइक कैसे? तुमने कंपनी को बनाया, अब क्या है, कंपनी एक अलग, मतलब लोगों की नज़रों में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाएगी। लाइक तुम एक ओनर हो और इस कंपनी अलग है, तुम दोनों को सेम नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वो कुछ कुछ केसेस में किया जाता है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। तो दोनों आप लोग अलग हो, कंपनी भी आपकी अलग है और आप भी अलग हो लोगों की नज़रों में। इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है, पर कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी है। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं और ये एक अलग है एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, इट्स मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनीज कैन गो फॉर एवर। जैसे कि ऊपर बताया था, परपेचुअल सक्सेशन यानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जब तक उसको लॉ कंप्लीट नहीं, मतलब मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा, तब तक आप उसके जो मेंबर्स होंगे वो मरेंगे, फिर नए आएंगे, ऐसे करते करते होता रहेगा। ठीक है, अगर जैसे कि कोई ओनर था, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या मर जाता है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स फंक्शन थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है। इसको ये कोई नेचुरल बर्थ से नहीं आया है, जैसे इंसान है वो नेचुरल बर्थ से आए हैं ना, बट कंपनी को किसने बनाया? लॉ ने। तो ये एक आर्ट है। तो इसकी पता है क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? पर्सन की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? मतलब उसका सब कुछ जाएगा। उसका एमसी स्टैन जैसा डायलॉग कि घर बार सब जाएगा। ठीक है, तो उसकी तरह हो जाएगा काम अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। बट इसमें क्या फ़ायदा है? लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है, तो ये बेनिफिट होता है। कॉमन सील, द कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अंडर इट्स ओन कॉमन सील। तो कॉमन सील एक जैसे कि हम क्या करते हैं, इंसान साइन करते हैं, तो लाइक कंपनी का भी एक होता है साइन करने का तरीका। अब आता है अपना टाइप्स ऑफ कंपनी। तो उससे पहले सबसे पहले आता है प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी मीन्स जिसका पेड अप मिनिमम कैपिटल शेयर होता है प्रिस्क्राइब बाय एओए, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना प्रिस्क्राइब होता है उतना होता है। इसके जो शेयर्स होते हैं, आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, इसको आप काफ़ी इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसके मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? प्राइवेट कंपनी में 200, और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? मतलब मिनिमम इसके 2 हैं और मैक्सिमम इसके 200 जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम 2, हमारे 200। ठीक है। पब्लिक कंपनी, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये तो आप सोचोगे यार बड़ी मस्त डेफिनेशन है, इजी का डेफिनेशन है। मतलब अब कोई पूछेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, तो हम बोल देंगे जो पब्लिक कंपनी नहीं है। और कोई पब्लिक कंपनी पूछेगा तो बोल देंगे जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखो हमने एक्सप्लेन कर रखा है ना प्राइवेट कंपनी, तो अब जो जो फीचर्स प्राइवेट कंपनी में हैं वो पब्लिक कंपनी में नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं मेंबर्स? 7 चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, मतलब जितने भरने हैं भरते जाओ, ऐसा होता है पब्लिक कंपनी में। इसके शेयर्स हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है, आप नोट्स में पढ़ोगे तो आपको बस ये पढ़ना ही है और सारा हो जाएगा। तो अब हमारा आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जैसे कि मान लो तुम्हारी कंपनी है, उसमें अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ने अपने शेयर्स होल्ड कर लिए, ठीक है, आपका 50% से ऊपर, तो वो आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है,
स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है या मिल के भी ले सकते हैं वो दोनों, ठीक है। तो आप ये रीड कर लेना। अगर वो ले लेंगे साथ में किसी भी कंपनी के, अगर वो 50% से ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल ले लेते हैं तो वो एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में बदल जाती है। तो आप ना 51% मत लिखना, मोर देन 50% लिखना, ठीक है। क्योंकि 50% से इतने से भी ज़्यादा हो गई तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे लिखना आप। फॉरेन कंपनीज क्या होती है? इट्स मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया विच हैज़ बिन स्टैब्लिश प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अगर एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर कहीं पे और अपनी बिजनेस कर रही है इंडिया में, चाहे फिजिकली खुद कर रही हो या किसी एजेंट के थ्रू कर रही हो या फिर ऑनलाइन कर रही हो, लाइक कुछ भी, तो वो एक फॉरेन कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल अमेजन, ठीक है, वो बाहर की कंपनी है, ऑनलाइन ई कॉमर्स चला रखा है उसने, यहाँ पे भी परफॉर्म कर रही है, उसके हेडक्वार्टर वगैरह काम कर रही है ना। तो वो क्या कंपनी हुई? फॉरेन कंपनी हुई, ठीक है। यस, तो ये याद रखना कि वो उसका इनकॉर्पोरेशन बाहर होना चाहिए, लाइक इंडिया में नहीं होना चाहिए। चाहे बाहर की कंपनी हो बट उसकी इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर होनी चाहिए और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, तो वो होगी फॉरेन कंपनी। अब आता है 1% कंपनी, इसको ओपीसी कहते हैं। 1% कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। उसमें 1% कंपनी से आपको सिंपली समझ आ रहा होगा कि एक बंदा होगा, वही होगा उसमें, ठीक है, ओनर वगैरह सब कुछ वही होगा। इसके बाद है अपना स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है। जैसे कि उसका जो पेड अप कैपिटल, अब एक अमेंडमेंट आ चुका है, अब पुराने वाले इसमें मत देखना, ठीक है। लाइक उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? 4 करोड़ और मैक्सिमम 40 करोड़, ठीक है। और सेम विद टर्नओवर, 4 करोड़ मिनिमम होगा और 40 करोड़ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट याद रखना आप, ये भी इसमें अभी पुराने वाली है, तो ये आप नया याद रखना। बुक वगैरह में पुरानी हो सकती है बट आप नया याद रखोगे, ठीक है। Associate company. Associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. एक कंपनी है जिसका दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो दो कंपनी है जिसका 20% शेयर उसके मतलब दूसरी कंपनी में होगा, तो उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया उस कंपनी पे, तो वो एक एसोसिएट कंपनी कहलाएगी उस कंपनी की, ठीक है। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव। कुछ लोग होते हैं कि लाइक उनको फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम करना होता है, तो वो पहले रजिस्टर करवा लेते हैं किसी भी कंपनी को, पर वो बंद होती है तो उसको कहते हैं डोरमेंट कंपनी। उसमें मतलब अभी कोई ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा, अभी वो बस बनी है या फिर कुछ टाइम के लिए बंद की जाती है, तो वो एक डोरमेंट कंपनी कहलाई जाती है, ठीक है। इट्स गुड्स टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। देखा, मतलब फ्यूचर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कोई होती है तो उसको स्टार्ट किया जाता है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 कंपनी होती है अपनी एनपीओ टाइप की, ठीक है। इसका मतलब गोल नहीं होता कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। एनपीओ तो आपको पता ही होगा, पढ़ा है आपने, कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। विच डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हु गिव्स परमिशन टू चैरिटेबल कंपनीज और विच हैव अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है इस कंपनी का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका चैरिटेबल होगा, लाइक इसका प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो ये आपका आता है एनपीओ। इसको हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा सेक्शन 8 डाल देना, इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो अब आता है हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता रहता है पेपर में, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वेल में हमें पता है कि ओनर है, कंपनी है, दोनों सेपरेट है, ठीक है, दोनों के बीच में पर्दा है। तो क्या हुआ कि मैंने एक खोल ली कंपनी, मैं हूँ इस कंपनी का ओनर। अब भाई मेरे को पता है कि हमारे बीच में पर्दा है, मतलब कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। मैंने क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया एक। तुम आए मेरे पास, तुम थे पुलिस में थे कुछ, ठीक है, तुम पुलिस वाले थे, ठीक है, तुम आए मेरे पास, तुमने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। मैं जोर जोर से गाने लग गया, पर्दा है पर्दा, ठीक है, चिल्लाने लग गया मैं। तुम्हें बताया मैंने कि अरे तुमने कॉर्पोरेट वेल नहीं पढ़ा क्या? कॉर्पोरेट वेल में ऐसा होता है कि कंपनी अलग होती है और ओनर अलग होता है, तो तुम जाके कंपनी को पकड़ो। तो कंपनी को तुम पकड़ नहीं सकते थे, तो मैंने बोला हाँ यार सही बात है, फ्रॉड तो इसने किया, मुझे क्यों पकड़ोगे? तुम चले गए घर अपने, मैं भी खुश, तुम भी खुश, कंपनी भी खुश। अब ऐसे ही करते करते काफ़ी बंदे फ्रॉड करने लग गए।
हमेशा कहते थे जो भी तो पकड़ने आए तो बोलते थे कि पर्दा है पर्दा, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड होने लग गए। तो अब क्या करा भाई, कोर्ट ने निकाला रूल नया, एक कॉन्सेप्ट आया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसमें क्या होगा, अगर कोर्ट को लगा कि भाई कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है या कुछ भी, कुछ कुछ केस बताएंगे अभी नीचे पढ़ोगे आप, उस केसेस में हम क्या करेंगे, पर्दे को हटा देंगे, ठीक है। और पर्दे को हटा देंगे और उसके पीछे जो रियल ओनर होगा उसको पकड़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने भाई फिर से, हमेशा की तरह मैं फ्रॉड कर रहा था, मैंने फिर से फ्रॉड कर दिया, तुम फिर से आए मेरे पास, क्यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने कहा पर्दा है पर्दा, ठीक है। इस बार तुमने एक स्माइल पास की, मैंने कहा क्या हुआ, जाओ। तुमने बोला ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा, ऐसे बोला तुमने, और मेरे को कर दिया अरेस्ट, ठीक है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट था ये तुम्हारे लिए एक, तो अब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाहता था, ठीक है। तो अब ये बहुत ही इजी टॉपिक बन चुका है तुम्हारे लिए इस कहानी से। तो ये सब था। अब इसमें तुम्हें पता लग गया कि कब कब हमें निकाल सकते हो, वो पर्दा हटा सकते हो। तो ये बताएंगे इसमें कि जैसे कि कंपनी को लगे कि, मतलब कोर्ट को लगे कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तब टैक्स की चोरी हो रही हो, तब मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं, ठीक है। तो ये सब आप खुद पढ़ना है आपने, ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ आपको अब यूनिट 2 के साथ, ठीक है। और मेरे को कमेंट में बताना आपको कॉर्पोरेट वेल का कैसा लगा। ये बस ऐसे ही मैंने ट्राई किया था समझाने के लिए। ओके गाइस, बाय।
हे सोलमेट्स, तो कैसे हो? तो हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था कंपनी लॉ का, तो आज हम करने वाला है यूनिट 2 कंप्लीट वन शॉट में। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो जब भी कभी कुछ लोग डिसाइड करते हैं लाइक किसी बिजनेस एक्टिविटी या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, तब उसको क्या करना पड़ता है, कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है, और कंपनी को क्रिएट करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो अब हमारा आता है स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले इसमें आता है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो जब भी कोई पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचता है, तब से लेकर जब तक वो उस बिजनेस को क्रिएट नहीं कर देता, बना नहीं देता, तब तक के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है। जो पर्सन कंपनी बनाने के बारे में सोचता है और जब तक कंपनी बन नहीं जाती तब तक जो भी स्टेप्स लेता है, उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं। तो सेकंड हमारा आता है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो जब भी 7 मेंबर्स होंगे, 7 लोग होंगे और अनलिमिटेड मेंबर्स होंगे, तो वो पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? मिनिमम 7, और अनलिमिटेड जा सकते हैं वो। अगर उनका लॉफुल पर्पस है तो वो कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में। और अगर उनको प्राइवेट कंपनी बनानी होगी तो मिनिमम कितने चाहिए? 2 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम जा सकते हैं 200। मीन्स हम 2, हमारे 2, लाइक। और ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसमें 50 लिखा है, ये पहले का था। तो थर्ड हमारा आता है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो हम बिजनेस को, जो भी हम मतलब कंपनी को एग्जिस्टेंस में कब मानेंगे? जब उसका मतलब वो रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है, कंपनी, और सर्टिफिकेट आ जाएगा किस चीज़ का? इनकॉर्पोरेशन का। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जिसके जब भी हमने कंपनी बनाते वक्त अपने रजिस्ट्रार से रजिस्टर किया होगा, वो जब हमें सर्टिफिकेट दे देता है, तब उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ठीक है। तो हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट आता है इसमें कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। तो जब भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, तो उसमें क्या होता है? कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस आ जाता है, मतलब वो सेपरेट हो जाती है, मतलब मेंबर से अलग हो जाती है, उसको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिल जाता है, राइट। आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है वो एक तरह की, और मतलब उसके ओनर और कंपनी को सेपरेट माना जाता है, तो ये एक फ़ायदा होता है। सेकंड, लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू अ एक्सटेंट ऑफ अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब इन द कंपनी। तो इसमें यार अगर तुम इनकॉर्पोरेट करवा दोगे तो इसमें आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है ना। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स इन अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शेयर्स को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट कंसेंट, मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। फोर्थ, परपेचुअल सक्सेशन। तो कंपनी भाई हमेशा के लिए बन जाएगी, उसके मेंबर्स वगैरह आते जाएंगे, मरते जाएंगे, पर वो कंपनी चलती रहेगी, चाहे उसके मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, कंगाल हो जाएं या मर जाएं, बट कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। के बाद आता है अपना मैनेजमेंट। तो इसमें यार प्रोफेशनल्स और मेंबर्स होते हैं, वो कैपेबल पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। सिक्स आता है अपना कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। तो लाइक जब भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो लाइक उसके पास पावर हो जाएगी शू करने की, लाइक किसी के ऊपर केस करने की, राइट। और उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, ठीक है। और अगर इन केस अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी पे केस नहीं कर सकते, पर कोई दूसरी कंपनी आपके ऊपर कर सकती है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड कंपनी। अगर आप कंपनी को रजिस्टर नहीं करोगे तो क्या क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं? व्हेन इट इज़ नॉट रजिस्टर इट कैन नॉट बी श्योर। देखा, वही वाला बात है कि वो तुम अगर जैसे रजिस्टर नहीं करोगे तो तुम किसी पे केस नहीं कर पाओगे, और बाकी तुम पे कर पाएंगे। इट कैन नॉट सेल और असाइन और mortgage एन इम्पोर्टेड प्रॉपर्टी विदाउट obtaining द अप्रूवल ऑफ जनरल बॉडी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यार वो अगर देखो, अब कंपनी के पास तो खुद का अभी कुछ भी नहीं आया है रजिस्टर, क्योंकि हुई नहीं है, वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी एक तरह से नहीं है अभी, तो उसकी वजह से उसको अभी सबका साइन वगैरह चाहिए होंगे, सबकी परमिशन चाहिए होगी, कुछ भी सेल करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसको सबके परमिशन चाहिए होती है। थर्ड आता है कि भाई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी आपकी प्रोस्पेक्टस
इशू नहीं कर सकती, ठीक है, ना उसको मिल सकता है। और आता है अपना फिर द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स। तो लाइबिलिटी मेंबर्स की भाई हो जाएगी अनलिमिटेड, ठीक है, वो जॉइंटली और सेवरली लाइबल होंगे कंपनीज के डेप्ट के लिए, क्योंकि उनकी कैपिटल हो गई है अनलिमिटेड, तो उनका घर बार सब जाएगा। आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसको यार कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसमें लिखा होता है, ठीक है, कंपनी का स्कोप, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, इसमें सब कुछ लिखा होता है। कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील करने के लिए आता है तो उसको प्री एज्यूम किया जाता है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के आया है, एमओयू पढ़ के आया है, ठीक है। अगर कोई भी लाइक जैसे कि मान लो कि मेरी कंपनी है, उसमें मुझे मतलब सिर्फ 80 लाख का लोन ही मैं ले सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे मेमोरेंडम में लिखा भी होगा। और अगर कोई बाहर का बंदा बिना पढ़े वो आ जाता है, ठीक है, और मेरे को 1 करोड़ का लोन दे देता है, ठीक है, मतलब मेरे को 80 लाख का लोन ही मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माई मेमोरेंडम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के उसके हिसाब से। बट वो बंदा मेरे को 1 करोड़ का लोन दे गया, तो भाई किसकी गलती है? उसकी गलती है, क्योंकि मेमोरेंडम उसको पढ़ के आना चाहिए था। क्योंकि वो एक मेमोरेंडम एक जनरल डॉक्यूमेंट होता है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। आप भी जैसे कि कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट आपको मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना होगा तो वो भी आपको गूगल में मिल जाता है, ठीक है। किसी किसी कंपनी की फ़ीस होती है 50 रुपीज़ में, कोई कोई फ्री होता है, जैसे कि रिलायंस वगैरह का आप अगर सर्च करोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आता है कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले उसमें होता है नेम क्लोज, नाम वगैरह। रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे होता है, वहाँ पे उसका वो होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा कंपनी का, वो लिखा होता है। कैपिटल कितने में है वो लिखा होता है। लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, वो सब लिखा होता है। सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, एसोसिएशन क्लोज लिखा होता है, ठीक है। ये सब उसके अंदर मिल जाएगा आपको। अब क्या होता है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अल्टरेशन क्या होता है? एक तरह से चेंजेस, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने हो तो क्या क्या होता है, ये सब देखेंगे हम कैसे कैसे होता है। अच्छा देखो, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज। अ कंपनी में लेटर चेंज इट्स नेम एट एनी टाइम, द ओनली रिक्वायर्स दैट मस्ट बी पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिटर्न। अगर किसी कंपनी को नेम क्लोज मतलब कंपनी का नाम चेंज करना होगा तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है एक, और एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क देख लो, आप सुन लो। जैसे कि मैं हूँ कंपनी का ओनर, ठीक है, तुम सब मेंबर्स हो। लाइक अब मेरे को क्या करना है, नाम चेंज करना है कंपनी का, तो मैं क्या करूँगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूँगा। और एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या क्या फ़र्क होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होगा कि लाइक मैं बोलूँगा कि लाइक किस किस को मतलब नाम मतलब चेंज करना है, हाथ खड़े कर दो, तो ऐसे करूँगा। तो लाइक जैसे कि मान लो हम लोग 100 मेंबर्स हैं, तो जब तक 75 मेंबर्स की कंसेंट, जो 75% के बंदे मतलब जो बोलेंगे मेरे को वही करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑर्डिनरी में क्या होता है, मेजोरिटी, यानी 51% भी हो गया तो मैं उसके अकॉर्डिंग हो जाऊँगा, उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी, ठीक है। उसमें क्या वोट होता है, 51% जिसका भी आ गया मेजर वोट, वो अपना हो गया ऑर्डिनरी। और स्पेशल में क्या होगा, 75%, ठीक है, थर्ड फोर्थ 75% देखेंगे, ये होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। और हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से इन राइटिंग में, ठीक है। अब क्या है, द चेंजेस ऑफ नेम मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी विच 30 डेज ऑफ द चेंजेस, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप नेम चेंज कर दोगे तो आपको बताना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रार को कि हमने नाम चेंज कर दिया विद इन 30 डेज। On such communication, it's become the duty of a registrar to enter the new name in the register of company, ठीक है। फिर जैसे आप बता दोगे तो यार वो अपना उसमें फाइल में चेंज कर देगा आपका न्यू नेम। और क्या करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ द, ठीक है, आप उसके पास जाओगे, बोलोगे कि यार मेरे को मेरा कंपनी का नाम मेरे को चेंज करना है, मैंने करवा दिया, ये सब स्पेशलाइजेशन भी हो गया, परमिशन भी आ गया है। तो आप उसको डॉक्यूमेंट दोगे कि ये रहा, ठीक है। आप उसके मुँह पे फेंक के मारोगे, वो आपके मुँह पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फेंक के मारेगा न्यू नाम के साथ, ठीक है। अब हमारा आता है अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तो अगर जब हमें एक प्लेस से अनदर प्लेस जाना होता है तो हमें क्या करना होगा, उसके बारे में हम पता करेंगे। अगर सिर्फ हम सिटी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सिर्फ सेम सिटी में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा,
नोटिस देना होगा अपने रजिस्ट्रार ऑफिस को, ठीक है, कि 30 डेज़ के अंदर। और अगर हम चेंजेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं सेम स्टेट में, ठीक है, तो क्या होगा, सच चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी में बी मेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल लगेगा अपना 75% लोगों को मतलब चाहिए होगा, हमें क्या करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और 30 डेज़ के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। अब क्या होगा, चेंजेस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब सिटी एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय ऑब्टेनिंग द कन्फर्मेशन ऑफ अ कंपनी लॉ बोर्ड। अब इसमें एक्स्ट्रा होगा, लाइक हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट में भी चेंज होगा, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन लेना पड़ेगी लॉ बोर्ड से, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो नोटिस भी दे देंगे फिर उसके बाद। अब क्या है, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लोज। ऑब्जेक्ट्स क्लोज क्या होता है, जैसे कि देखो मान लो वैसे ही इसको ना कब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि इसको ज़्यादातर लोग चेंज ना करें। जैसे कि मेरी कंपनी है, मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है, तुम हो मेरे शेयर होल्डर्स हो यार, तुम मतलब मेरी कंपनी में शेयर वगैरह ले ली तुमने कि भाई अच्छा काम है, आगे जाके तुमने फ्यूचर देखा कि यार इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर अच्छा है तो इन्वेस्ट करते हैं इसकी कंपनी में, तुमने कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, मैं क्या करने लग गया, इलेक्ट्रिक टॉयज़ कार बनाने लग गया। तुम्हारी हालात क्या हो गया अब? ऐसा हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन पास करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन लेना पड़ेगी लॉ बोर्ड से, और क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और पॉइंट आप नोट करोगे कि मेरे को आपको एक फ्री एग्जिट देना पड़ेगा कि लाइक जो जो ना खुश हैं, लाइक जिनको पसंद नहीं आया मेरा डिसीजन, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावेरस। तो यार डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावेरस आपको पता ही होगा, अल्ट्रावेरस का टर्म होता है लाइक कोई भी कंपनी अपनी पावर के बियॉन्ड कर दे, ठीक है, अपने पावर से कुछ भी ज़्यादा कर दे, अपनी औकात से ज़्यादा कर ले, तो उसे बोलते हैं अल्ट्रावेरस, ठीक है। तो अब हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है, ये मतलब टाइम टू टाइम इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जैसे कि कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ गया न्यू, कुछ रूल चेंज हो गया तो इस पर भी चेंज करना पड़ता है कंपनी का। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता था, वो आउटसाइडर को बाइंड कर देता था, है ना, कि लाइक वो पहले से ही पढ़ के आया होगा जो भी डील करने आ रहा है। बट इसमें आर्टिकल में क्या होता है, वो ऐसा कुछ नहीं करता, आउटसाइडर को बाइंड नहीं करता, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट का ही होता है, ठीक है, अफेयर्स वगैरह इसी में आते हैं। बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अल्टरेशन का अपना मतलब पता ही चल गया होगा, कोई भी चेंजेस करना, ठीक है। तो आर्टिकल में चेंज होता रहता है, और जो भी हम इसमें चेंज करेंगे वो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही पास मतलब चेंज होगा। जैसे कि 75% मेजोरिटी हमें चाहिए उसमें, और जो भी हम अल्ट्रेशन करेंगे इसमें, तो वो उसकी जो कॉपी होगी एक, वो हमें अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करानी पड़ेगी विद इन 30 डेज। और आर्टिकल में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जो भी आप उसमें चेंज कर रहे हो, या कुछ भी इलीगल कुछ चेंज नहीं होना चाहिए उसमें, या फिर वो मतलब सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए, है ना, कि लाइक उससे कुछ कंपनी का बेनिफिट हो तभी वो चेंज कर रहा हो, इसीलिए होना चाहिए चेंजेस। और उसमें कोई लाइबिलिटी का चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से ही पास होना चाहिए, और अप्रूवल चाहिए किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, व्हेन अ कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। इसमें सिर्फ ओनली केस यही होगा, ठीक है, जब भी हमें पब्लिक से प्राइवेट कंपनी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होगी, बस इसी केस में होगा, अगर पब्लिक से प्राइवेट करनी होगी, चेंज करनी होगी तब, बाकी में नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो आउटसाइडर होता है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आउटसाइडर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, किसके अगेंस्ट किया जाता है, कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें प्री एज्यूम किया जाता है कि लाइक जब कोई आउटसाइडर आ रहा है अंदर, तो उसको कंपनी के इंटरनल अफेयर्स का मालूम नहीं है, ठीक है, कि लाइक उन्होंने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम आउटसाइडर को लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आउटसाइडर को। और वो कोई भी अगर कंपनी कुछ गलत कर रही है तो उससे उसको बाइंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई उसको पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसका एक फेमस केस लॉ भी है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैन। तो इसमें क्या हुआ था कि जो बैंक था उसको बॉन्ड उसको इशू करना था टर्कवैन को,
कैसे कब कर सकता था, अगर वो एक मीटिंग कंडक्ट करे, ठीक है, मीटिंग के बाद ही वो कर सकता था। बट उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर ने उसको बॉन्ड को कर दिया उसको ट्रांसफ़र, ठीक है। अब रिडीम की बारी आई, जब टर्कोन को बॉन्ड का रिडेम्पशन चाहिए था तो बैंक ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने तो मीटिंग ही नहीं की थी। बट इस केस में टर्कवान जीता था, क्योंकि टर्कवान को पता ही नहीं था कि भाई कि उन्होंने मीटिंग की थी नहीं, लाइक उसका वो तो है नहीं ना, उसका इशू तो नहीं है कोई कि तुम मीटिंग करो या नहीं, उसको क्या पता। तो उस केस में टर्कवान जीत गया था, ठीक है। तो इसका ये बहुत ही फेमस केस लो है, तो ये आप बुक में पढ़ लेना। इसके बाद आता है अपना एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो कुछ केस में ऐसा भी होगा कि इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा आउटसाइडर को। कैसे कैसे, जैसे कि अगर उसको नॉलेज होगी कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, फिर भी वो उसके साथ डील कर रहा है, तो भाई अब वो तो उसी की गलती है। और एक केस होता है जैसे कि इसमें अगर जैसे कि उसको पता है कि लाइक कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, उसमें उसने मतलब अनसुना कर दिया, या वो डिस्कवर कर सकता था, ठीक है, चेकिंग थोड़ा बहुत भी चेक वेक करता, तो अगर वो डिस्कवर कर सकता था बट उसने नहीं किया, तो उस केस में भी प्रोटेक्ट नहीं होगा आउटसाइडर, ठीक है। फोर्जरी के केस में अगर जैसे कोई फेक साइन वगैरह कर देता है, और अगर फेक साइन करके उसको मतलब कुछ दे देता है, तो लाइक आउटसाइडर उसमें प्रोटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई उसको थोड़ा चेक वेक करना चाहिए था ना। कोई फ्रॉड वगैरह उसके साथ हो रहा है, उसको थोड़ी बहुत चेक करना पड़ेगी, आंख बंद करके वो वैसे ही डील में साइन वाइन कर देगा हर जगह। थोड़ा बहुत तो उसको भी बनना पड़ेगा, जागरूक नागरिक, है ना। उसके बाद फिर आता है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो यार कंपनी को हम रजिस्टर किसके अंदर कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट में कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में हम जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसके ये सिंपल स्टेप्स हैं, ये आपको बस पढ़ने हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना, अब ये नोट्स में ही है। उसके बाद आता है अपना स्पाइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है इन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। तो ये बस आपका ये कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 2, ठीक है। इसको सिंपल आपको रीड करना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं पूरा आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मेरे को बताना जरूर कमेंट में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
हे गाइस, कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि इसमें 30 to 35 क्वेश्चंस होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनको कर लिया तो यार आप पास नहीं, आप टॉप मार सकते हो, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चैप्टर वाइज है, तो यूनिट वाइज है वैसे क्वेश्चन, तो आप नोट करते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी लॉ। उसके बाद डिफाइन कंपनी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। फिर 1% कंपनी क्या होती है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसको आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप इसके आंसर सर्च करके याद कर सकते हो गूगल से। ठीक है, व्हाट इज़ कॉर्पोरेट वेल व्हेन इट कैन बी लिफ्टेड। इसके बाद ये आता है अपना प्राइवेट कंपनी वाला क्वेश्चन। तो मैं बस आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको बस सिंपली इसको पॉज करना है, राइट करना है, पॉज करना है, लिखना है। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपना ये एक्सप्लेन वेस्टेज। फिर आता है अपना हु इज़ प्रमोटर। ठीक है, अब नोट करते जाओ ये क्वेश्चंस। एक्सप्लेन लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। अब इसमें से देखो, इसमें से शॉर्ट नोट डाल सकते हैं। इसमें से इलीगल एसोसिएशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया, 1% कंपनी हो गया। ये सब अपने, वैसे मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 करवाया था आपको, तो इसमें से आ सकते हैं ना। ये शॉर्ट नोट्स था। अब यूनिट 2 अपना से ये आ सकता है, व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स क्लोज, है ना। आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करते रहना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हो उसको आराम से। व्हाट आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट, है ना। फिर इसके बाद प्रोस्पेक्टस आ गया अपना, नोट करते जाओ आप अपना। एक्सप्लेन एंड स्ट्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इजी है ये सारे। ये यूनिट आप मैंने करवाई है वैसे, फर्स्ट और 2 आप देख सकते हो जाके चैनल में। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावेरेस, इन दोनों क्वेश्चन में से पक्का तो आना ही है ना। अल्ट्रावेरेस आ सकता है या तो इंडोर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये सारे नोट करते जाओ आप। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके बाद अपना फिर मेंशन वेज टाइप ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, आप ये नोट कर लो। एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, राइट a brief note on liabilities of a company director, explain the legal position of a company director। फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स कर सकते हो आप ये। ठीक है, वुमेन डायरेक्टर, कंपलसरी वाइडिंग अप, ये सब पॉज करके लिख लो। उसके बाद आता है यूनिट 3, कंपनी मीटिंग्स। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कंपनी मीटिंग्स। ठीक है, व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग, व्हाट आर इज ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद इन व्हाट मैनर्स एंड बाय whom एनुअल जनरल मीटिंग बी कॉल्ड। व्हाट इज बोर्ड मीटिंग। ये सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये देख लो। व्हाट इज रेजोल्यूशन, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप। ओके,
अब फोर्थ से आ गया अपना व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना ये डिविडेंड प्रॉफिट, फिर ये टोटल ये अराउंड 40 क्वेश्चन होंगे, 30 to 35। ठीक है, 40 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। 20 क्वेश्चन आज, मतलब आज देखो 28 है, कल 29 है, 30, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, 20-20 करके या 15-15 करके। ठीक है, इजी पीजी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से यार कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत ही कम क्वेश्चन है ये, मतलब एक तरह से आपका पूरी यूनिट कवर हो रही है। ठीक है, मतलब पूरी यूनिट पढ़ने से अच्छा आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो तो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। Who can be appointed and who cannot be appointed as the auditor of a company? ठीक है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसमें रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, है ना। अब आता है अपना लास्ट बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी वाला। व्हाट इज बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो इसी के साथ अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो आप आराम से, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, फिर कंजूसी मत करना कि लाइक आप छोड़ रहे हो, बट पूरे कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे। फिर मेरे को कमेंट में बताना ये क्वेश्चन आए थे या नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके गाइस, बाय बाय।